माय ओन केमिस्ट्री मैम एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे वहीं से। ठीक है, यस बिल्कुल बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। अभी क्लियरली वॉइस भी ऑडिबल है, ऑल फाइन। ठीक है, तो कल का लेक्चर आप सभी लोगों ने देखा था। कल के लेक्चर में हमने क्या खेला था? केबीडी खेला था। क्या कौन बनेगा डॉक्टर, कुछ हमने 35 क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए थे। क्वेश्चंस बहुत इजी थे, स्टिल हमारे 35 में से 35 नहीं थे। ठीक है, तो वहां से सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि जो बहुत इजी भी लगता है ना, उसमें भी गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमारी परफेक्शन इंक्रीज 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 होती चली जाती है, हमें इंप्रूवमेंट होता चला जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसका क्विक रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम होमवर्क भी डिस्कस करेंगे और आज जो हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, यस बेटा यस। नेक्स्ट क्लास में और लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको हम जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बेटा बताएंगे चैट बॉक्स में जो जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती चली जा रही हूँ। क्या पढ़ा था बेटा? क्विक रिकैप। लास्ट क्लास में हमने नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या पढ़ा था बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी में? दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल, यानी कि किसी भी एटम की आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स ये रिएक्शन हमेशा कैसी होती है बेटा? ये रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा? एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था? डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब किसी एटम में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब हम इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस पे A+2 चार्ज आ जाता है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो हमने निकाला, यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें से अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस पे A+3 चार्ज आ जाता है, और इसे हम बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने क्या लिखवाया था बेटा? दैट अगर हम सेम एटम की बात कर रहे हैं तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज ऑलवेज लेस देन सेकेंड एंड दैट इज ऑलवेज लेस देन थर्ड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि जब हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने चले जा रहे हैं, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ चुका है। अट्रैक्शन बढ़ चुका है तो एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, राइट? उसके बाद हमने जो डिस्कस किए थे बेटा फैक्टर्स, कुछ 5 फैक्टर हमने डिस्कस किए थे बेटा। फैक्टर नंबर 1 क्या था बेटा? दैट इज साइज। एटम का साइज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। सेकेंड फैक्टर हमने डिस्कस किया था बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ उतना ज्यादा होगा। अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। थर्ड फैक्टर हमने डिस्कस किया था बेटा, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा? जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ जो रिपेल करते हैं, क्लियर, उन्हें हम कह रहे थे स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस केस में अगर अंदर वाले इनर शेल इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी रिपेल कर रहे हैं बाहर की तरफ, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा है, एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और फोर्थ हमने डिस्कस किया था, दैट इज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का एग्जैक्ट मतलब होता है पार करने की क्षमता। तो हमारे पास जो 4 सबशेल होती हैं, कौन कौन सी? SPDF। इस SPDF में सबसे क्लोज कौन होता है न्यूक्लियस के? S सबशेल होता है। तो अब इस केस में S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल, यानी कि S सबशेल और P सबशेल अगर हम सेम शेल की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमें S में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। तो इसका एक्सेप्शन के लिए हमने डिस्कस किया था एग्जांपल बेरिलियम और बोरोन।
और नेक्स्ट फिफ्थ फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, दैट इज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं और फुली फिल्ड होते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल जो होता है वो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता, तो उस केस में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अगर कभी आपको हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए तो उस केस में आपको एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बस इतना ही पड़ा था। यही 5 फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमने और क्या फैक्टर्स डिस्कस किए थे बेटा? हमने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकाल लिया था बेटा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हम निकाल चुके थे। तो ऑर्डर हमने कैसे निकाला था बेटा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हमेशा याद रखना विद 2 एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन कहां थे बेटा? बेरिलियम बोरोन, और दूसरा एक्सेप्शन हमारे पास किसके अंदर था बेटा? दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें एक्सेप्शन याद रखते हुए हमें फर्स्ट याद रखना है। इससे पहले मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स और बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कल आपका चैट पढ़ा था, उसमें कुछ बच्चों को इस पॉइंट में डाउट आ रहा है, तो सुनना ध्यान से। मैंने कहा था बेटा जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होती है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? IE1, IE2 एंड IE3 लाइन से जो हम एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है बेटा? हम आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। हम जो आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक मेटल है और उस मेटल की हमें उस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। क्या क्या दे रखी है बेटा? IE1 हमको दे रखा है 100 किलो जूल पर मोल, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। IE2 सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमको दे रखी है 200 किलो जूल पर मोल। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमें दे रखी है 300 किलो जूल पर मोल। इसको हम 300 की जगह 500 ले लेते हैं, 500 किलो जूल पर मोल। और अब हमसे पूछा है कि अगर इस मेटल की ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है तो बताइए इस मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है कि इस मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको सिंपल उसमें क्या देखना है बेटा कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? IE1 माइनस IE2। एंड बेटा डिफरेंस बोला है तो ऐसा मत समझना कि इनके एनर्जी का डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी में कितना डिफरेंस है। तो इस केस में 100 और 200, IE1 IE2, तो यहां पर कितना आ गया बेटा? 100 किलो जूल पर मोल। हमने देखा आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड और आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड का डिफरेंस, तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड और आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड का डिफरेंस कितना है बेटा? 500 माइनस 200 दैट इज 300 किलो जूल पर मोल। अब एक बात बताओ, एनर्जी डिफरेंस किसका ज्यादा आया? IE1 माइनस IE2 का आया 100 किलो जूल पर मोल, IE2 माइनस IE3 का आया 300 किलो जूल पर मोल। जिसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आया है वो हमें वैल्यू देने वाला है इस मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो क्या लिखवाया था स्टेटमेंट? जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको हमने ले लिया, हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब इस केस में किस किस का आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है? IE2 माइनस IE3। तो इस एनर्जी लेवल में, इस आयनाइजेशन एनर्जी में जो लोअर वैल्यू होगी ना N की, वो हमें देगी उस मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। सिंपल। तो अब इस केस में फर्स्ट आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस हमारे पास 100 था, सेकेंड और थर्ड का 300 था, तो ये 2 हमें क्या मिल गया बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस मेटल। अब अगर मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 है तो 2 ही उसकी वैलेंसी है,
ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी ऑलरेडी 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या आ जाना है, MO। अब क्लियर हो गया। अनिश चौहान पूछ रहे हैं मैम ये 300 कैसे आया? बेटा IE2 माइनस IE3 किया है। एनर्जी डिफरेंस कितना है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का कितना है बेटा? दैट इज 300। 500 माइनस 2 का 100 करेंगे तो कितना आएगा? 300 होगा। तो अब इस केस में IE1 IE2 का 100 का डिफरेंस था, 500 माइनस 200 300 का था। तो जिसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है उस केस में यहां पर इसका जो लोअर वैल्यू होता है n का, वो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने यहां पे क्या निकाल लिया बेटा? मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वैलेंसी आ जाएगी। क्लियर? मैंने मेंशन किया था बेटा वो 500 ही है। क्लियर? तो ये हो गया बेटा वो पॉइंट जिसमें आपको डाउट आ रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, हमें एक्सेप्शंस के जो ऑर्डर निकालने सीखे थे। तो कल हमने सेकेंड पीरियड के हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है? सेकेंड पीरियड के हमारे पास एलिमेंट्स थे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ली बे बकन ऑफ नी, राइट? हमने आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड का भी ऑर्डर निकाल लिया। अब हम होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और होमवर्क में मैंने कहा था कि इनकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर निकालो। हमें निकालना है इनकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो इस केस के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था? अगर फर्स्ट का पूछे तो एज इट इज जो ऑर्डर है विद एक्सेप्शन वो बता देना। अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो 1 बिफोर एलिमेंट को नाम दे देना, फिर उनका IE1 का ऑर्डर निकालना, फिर जिसको जो नाम दिया था वो उन्हें नाम वापस दे देना। IE2 का ऑर्डर आ जाएगा जो हमने कल निकाल लिया है। अब हम निकालना सीख रहे हैं IE3 का ऑर्डर। तो IE3 थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मैंने क्या बोला था बेटा? 1 बिफोर टू बिफोर एलिमेंट का नाम दे देना। तो अब इस लिथियम को क्या लिखोगे बेटा? बताओ जल्दी। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमें निकालना है, तो इस लिथियम को क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पे लिथियम को 1 बिफोर एलिमेंट, 1 बिफोर एलिमेंट क्या लिख सकते हैं बेटा हम लिथियम को? लिथियम से पहले क्या आता है? हीलियम। हीलियम से पहले क्या आता है? हाइड्रोजन, राइट? ठीक है, तो हम लिथियम को यहां पे क्या लिख सकते हैं? दैट इज हाइड्रोजन। बेरिलियम को क्या लिख सकते हैं बेटा? हीलियम। बोरोन को क्या लिख सकते हैं बेटा? बोरोन को लिख सकते हैं लिथियम। कार्बन को क्या लिखेंगे? बेरिलियम। नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे? बोरोन। ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे? कार्बन। फ्लोरीन को क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन। और नियॉन को क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। तो ये हमने इनका नॉमेनक्लेचर कर लिया अपनी ट्रिक के हिसाब से। अब ये जो एलिमेंट्स आए हैं ना, इनका IE1 का ऑर्डर लिख दो विद एक्सेप्शन। तो अगर हम विद एक्सेप्शन चलते हैं तो इनका आयनाइजेशन एनर्जी 1 का क्या ऑर्डर आ जाना है बेटा? जल्दी से बता दो, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इनमें से किसकी होगी? यस बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? फर्स्ट पीरियड वालों को देखेंगे पहले, क्योंकि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी कम देनी पड़ रही है। तो फर्स्ट पीरियड वाले हमारे पास 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, और उसमें से भी नोबल गैस कौन है? हीलियम। सबसे ज्यादा साइज किसका है? हीलियम। तो सबसे ज्यादा वाली पोजीशन कौन ऑक्यूपाई करेगा? हीलियम। हीलियम के बाद हाइड्रोजन। अब बाकी सब में नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर लो। तो हमारे पास क्या ऑर्डर होता था बेटा? लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी? इंक्रीज होती थी। तो यहां पर भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो अब इस केस में यहां से देखो बेटा, यहां से यहां इन दोनों में एक्सेप्शन है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। उसके बाद एज इट इज चलते चले जा रहे हैं कार्बन। बेरिलियम और बोरोन में से बेरिलियम की ज्यादा होगी, कल ही पढ़ा है पेनिट्रेशन पावर। और उसके बाद आ गया बोरोन, और बोरोन के बाद लास्ट में आ गया लिथियम। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन पूछो। यस बेटा, हम क्या कर रहे हैं? हमें चाहिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। किसका?
सेकेंड पीरियड का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताया है कि रादर देन आप कंपेयर करो, कंफ्यूज हो, आप क्या करो, जब आपको IE2 पूछे तो 1 बिफोर एलिमेंट का उसको नाम दे दो, उनका IE1 का ऑर्डर निकाल लो। और अगर IE2 पूछ रहा है, IE3 पूछ रहा है, तो उस केस में 1 बिफोर 2 बिफोर एलिमेंट का इन्हें नाम दे दो। वो नाम देने के बाद इनका IE1 का ऑर्डर निकाल लो और उसके बाद जिसको जो नाम दिया है उसको वो नाम वापस ले लो। क्लियर हो गया? अब इस केस में सिंपल क्या ऑर्डर आ गया बेटा? हमने लिथियम किसको बोला है बेटा? हमने लिथियम किसको बोला है? देख के बताएंगे बेटा। लिथियम हमने बोला है बोरोन को, तो बोरोन का सबसे कम आएगा IE3। हमने बोरोन किसको बोला है? कार्बन को। हमने बेरिलियम किसको बोला है? बेरिलियम गड़बड़ हो गया। हमने बोरोन किसको बोला बेटा? बोरोन हमने नाइट्रोजन को बोला है। हमने बेरिलियम किससे बोला है? कार्बन को। हमने कार्बन किसको बोला है? ऑक्सीजन को। हमने ऑक्सीजन किसको बोला है बेटा? नियोन को। हमने नाइट्रोजन किसको बोला है? फ्लोरीन को। हमने हाइड्रोजन किसे बोला है? लिथियम को। हमने हीलियम किसको बोला है? बेरिलियम को। ये आ गया थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। देख लो बेटा ध्यान से, जल्दी से। बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन, फ्लोरीन, लिथियम, बेरिलियम। क्लियर? किस बच्चे का आंसर एकदम करेक्ट है जो हमने आपको होमवर्क दिया था? यही आंसर आएगा बेटा जो लास्ट क्लास में दिया था। क्या किया? फिर से रिपीट कर रही हूं, सुन लो ध्यान से बेटा, घबराना नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले IE1 का ऑर्डर पूछे तो अपने 2 एक्सेप्शन याद रखो। 2 एक्सेप्शन किस किस के बीच में बेटा? बोरोन बेरिलियम के बीच में है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में है, कि भाई नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, बाकी सब तो सेम ट्रेंड फॉलो होता है। तो फर्स्ट पहले याद रखना पड़ेगा, जब IE2 का ऑर्डर पूछे तो क्या करो? 1 बिफोर एलिमेंट का उसे नाम दे दो। 1 बिफोर एलिमेंट का नाम दे दो, उसके बाद उसका IE1 का ऑर्डर निकालो। उसके बाद जिसको जो नाम दिया था वो नाम उससे वापस ले लो। तो नीचे से ऊपर चलना है। लिथियम हमने किसको बोला था? बोरोन को बोला था। बोरोन किसको बोला था? नाइट्रोजन को बोला था। बेरिलियम किसको बोला था? कार्बन को बोला था। एज इट इज लिखा, ऑर्डर आ गया। कितने बच्चों का यही आंसर आया है IE3 का? जल्दी से बता दो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ लिया जाता है। बिल्कुल, होमवर्क मैंने थर्ड पीरियड का भी दिया है और थर्ड पीरियड वाला भी सीखेंगे। ये वाला क्लियर है एकदम? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, इसीलिए लाइव क्लास रखा है बेटा, साथ साथ क्लियर हो जाए। मैंने थर्ड कल नहीं करवाया था, मैंने सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताया था। बिल्कुल थर्ड पीरियड वाला होमवर्क दिया था। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो तो विदाउट हेजिटेशन पूछो बेटा। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? अगर गलत भी था तो अब करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं बेटा थर्ड पीरियड वालों की तरफ। ठीक है, अब थर्ड पीरियड वालों का निकालने से पहले मैं आपको बता देती हूं सेकेंड पीरियड वाले कौन थे बेटा। सेकेंड पीरियड वाले थे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये थे बेटा 3D पीरियड वाले, और सॉरी सेकेंड पीरियड वाले। तो बेटा थर्ड पीरियड वाले कौन होते हैं इनके नीचे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहां तक किसी को कोई शक? कोई भी शक हो तो पूछो बेटा। यहां पे शक होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया? आपने सेकंड और थर्ड पीरियड का नाम ही तो लिखा है और पीरियोडिक टेबल हमें याद हो चुकी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड वालों का एक्सेप्शन था वो याद रखो। सेम एक्सेप्शन थर्ड पीरियड वालों के साथ है। क्या एक्सेप्शन है भाई? यहां पर बेरिलियम और बोरोन में से बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती थी। रीजन क्या था? पेनिट्रेशन पावर। सेम थर्ड पीरियड वालों में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। रीजन पेनिट्रेशन पावर, बिकॉज s orbital of same shell is more closer to nucleus as compared to p orbital of same shell. सेम इसी तरीके से बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी। ठीक है,
याद आ रहा होगा बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है हाफ फिल्ड होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वहीं पे सेम रीजन होता है बेटा फास्फोरस और सल्फर के बीच में। काहे? बिकॉज सल्फर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3, सल्फर का होता है 3s2 3p4, और ये जो है फास्फोरस हाफ फिल्ड स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए फास्फोरस और सल्फर में से इसका ज्यादा होता है। ये आ गया आपके पास थर्ड पीरियड वालों का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ध्यान से देख लो और याद कर लो। वही सेम ट्रेंड लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज डिक्रीज हो रहा था। अगर साइज डिक्रीज हो रहा था तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही थी तो नाम जीएलसी पीएचसीएल और, तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है एक्सेप्ट द टू एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शन है बेटा? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, एंड फास्फोरस और सल्फर में से फास्फोरस की ज्यादा होती है। ये IE1 को ऑन द टिप्स रखो। अब इनका हम IE2 और IE3 निकालते हैं विद द ट्रिक्स जो अभी हमने पढ़ी है। निकाले बेटा, या एक बार आप ट्राई करोगे? ट्राई तो आपने किया ही होगा होमवर्क में, राइट? ट्राई तो आपने किया ही होगा। चलो हम अब क्वेश्चन कर ले, मतलब सीधे इसका निकाल लेते हैं, ठीक है? तो हमारे पास IE1 का ऑर्डर क्या आ गया बेटा? IE1 का ऑर्डर हमारे पास जो आया है उसको एक बार हम वापस लिख लेते हैं, ठीक है? फिर हम IE2 और IE3 भी निकाल लेंगे। तो देखते जाओ बेटा ध्यान से, और जिनको समझ आ गया है वो एक बार IE1 का फेयरली लिखें और उसके बाद कॉपी में निकालें, ठीक है? तो हमारे पास IE1 का क्या ऑर्डर आया ऑफ कौन से पीरियड के एलिमेंट्स? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। क्या ऑर्डर आया बेटा हमारे पास? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आना चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से किसका ज्यादा होगा बेटा? जैसे ली बे बकनॉफनी, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो सोडियम के बाद कौन आ गया बेटा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा बेटा? बाकी सब कुछ नाम जी आल सी। फिर उसके बाद फास्फोरस आना चाहिए था, लेकिन फास्फोरस और सल्फर में से किसकी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी बेटा? दैट इज सल्फर, फिर फास्फोरस, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद आर्गन। किसी को भी डाउट है ये IE1 का ऑर्डर क्यों आया? समझ में आ गया होगा बेटा। यहां पे रीजन है, क्या रीजन है बेटा? मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन s में प्रेजेंट है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम का, हमारे पास मैग्नीशियम प्रेजेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3s2, और इसका क्या होगा बेटा? 3s2 3p1। तो इस केस में s ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, तो यहां पे रीजन क्या है? पेनिट्रेशन पावर। सेम इसी तरीके से बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3 और इसका होता है 3s2 3p4। ये हाफ फिल्ड होता है, स्टेबल होता है, इसलिए सल्फर और फास्फोरस में से फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, अब हम लिख लेते हैं इनकी IE2 का ऑर्डर। और IE2 का ऑर्डर जब निकालना होता है तो मैंने क्या कहा है? 1 बिफोर एलिमेंट का नाम दे दो। ठीक है, तो 1 बिफोर एलिमेंट का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। क्या थे बेटा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब बेटा सोडियम को क्या लिख सकते हैं बेटा? जल्दी बताओ, सोडियम को क्या लिखेंगे? 1 बिफोर एलिमेंट, तो उसको हम क्या नाम देंगे? नियॉन। मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे? सोडियम। एल्यूमिनियम को क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम। सिलिकॉन को क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम। फास्फोरस को क्या लिखेंगे? सिलिकॉन। सल्फर को क्या लिखेंगे? फास्फोरस। क्लोरीन को क्या लिखेंगे? सल्फर। आर्गन को क्या लिखेंगे? क्लोरीन। यहां तक कोई डाउट बेटा?
हमने IE2 निकालना है। IE2 निकालने के लिए हम इन्हें पहले एक बिफोर एलिमेंट का नाम दे देंगे। अब हमने 1 बिफोर एलिमेंट का नाम दे दिया, तो अब इनका ऑर्डर निकाल लो। इनका ऑर्डर हमने निकाला IE1 का। अब IE1 का ऑर्डर निकालना है, तो बाकी सारे तो थर्ड पीरियड के हैं, लेकिन ये सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड का है, छोटा साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इनमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तो नियॉन की होगी। दो एक्सेप्शन याद रखना, फॉस्फोरस और सल्फर वाला, और दूसरा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाला। उसके बाद सिंपली आ जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या आएगा बताओ बेटा, फॉस्फोरस या सल्फर? ऑब्वियसली फॉस्फोरस, क्योंकि हाफ फिल्ड होता है। उसके बाद सल्फर, सल्फर के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद क्या आ जाना है बेटा? आ जाना चाहिए था यहाँ पर क्या? एल्यूमिनियम, लेकिन क्या आएगा? मैग्नीशियम। पेनिट्रेशन पावर, देन एल्यूमिनियम एंड देन सोडियम। अब क्या करो, अब जिसको जो नाम दिया था उससे वो नाम वापस ले लो, और IE2 हमारे पास आ जाएगी किसकी? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की। क्या ऑर्डर आ गया बेटा? जल्दी से बता दो। सोडियम हमने किसे बोला? सोडियम हमने मैग्नीशियम को बोला। एल्यूमिनियम हमने सिलिकॉन को बोला। मैग्नीशियम हमने एल्यूमिनियम को बोला। सिलिकॉन हमने फॉस्फोरस को बोला। सल्फर हमने क्लोरीन को बोला। फॉस्फोरस हमने सल्फर को बोला। क्लोरीन हमने आर्गन को बोला, और नियॉन हमने सोडियम को बोला। दैट इज द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। क्या यही आंसर आया सबका? चेक कर लो बेटा, मैच कर लो। सबसे कम मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन फॉस्फोरस, देन क्लोरीन, देन सल्फर, आर्गन, सोडियम। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? सबका यही आंसर आया बेटा, मैच कर लो, होमवर्क में दिया था ये। दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग, दिस इज जस्ट लाइक कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर फिर कंपेयर करके देखो, फिर कितना टफ लगेगा। ये बहुत इजी है बेटा मेथड। क्लियर हो गया सबको? अगर करेक्ट है दैट इज रियली वेरी नाइस, और अगर इनकरेक्ट है तो बच्चा चेक कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर? IE3 मैं डायरेक्ट लिख दूं या फिर आप निकालना चाहते हो मेरे साथ ही? IE3 निकाला है सबने? कंपेयर कर ले एक बार। ठीक है, मैं IE3 डायरेक्ट लिख रही हूं बेटा, आप कंपेयर कर लेना अपने आंसर से। कर लोगे बेटा? कर लोगे आंसर मैच? क्लियर? तो या फिर मैं चलो करवा ही देती हूं। चलो मैं IE3 भी मैं ही करवा देती हूँ। ठीक है, तो हम अब IE3 का ऑर्डर निकालने वाले हैं। किसके लिए? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। एक स्लाइड ले लूं बस बेटा। तो अब हम निकालने जा रहे हैं विद ट्रिक्स IE3 ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, यस बेटा, आ जाते हैं। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है IE3, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। क्लियर? अब थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के लिए निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे। थर्ड पीरियड के हमारे पास क्या एलिमेंट्स है बेटा? थर्ड पीरियड के हमारे पास जो एलिमेंट्स है उनका नाम है सोडियम। क्या नाम है बेटा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। राइट? क्लियर? ये हमारे पास थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है। तो नोमेनक्लेचर करने का मैंने क्या ट्रिक बताया? सबसे पहले क्या करो, जब IE3 निकालना है तो 1 बिफोर एलिमेंट का नाम दे दो। ठीक है, तो सोडियम से पहले क्या आता है? नियॉन, और नियॉन से पहले कौन आता है बेटा? फ्लोरीन। मैग्नीशियम से पहले क्या आता है? सोडियम। सोडियम से पहले क्या आता है? नियॉन। एल्यूमिनियम के 1 बिफोर सोडियम। सिलिकॉन का 1 बिफोर मैग्नीशियम। फॉस्फोरस का 1 बिफोर एल्यूमिनियम। सल्फर का 1 बिफोर सिलिकॉन। क्लोरीन का 1 बिफोर फॉस्फोरस। आर्गन का 1 बिफोर सल्फर। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो तो पूछो बेटा। समझ में आ गया होगा? क्या किया? IE3 पूछा है,
वन बिफोर एलिमेंट का नाम दे दिया। अब क्या करो, इन एलिमेंट्स का IE1 का ऑर्डर निकाल लो, IE1 का। एक्सेप्शन मत भूलना, एक्सेप्शन क्या थे बेटा, एक्सेप्शंस याद रखना बस बेटा, ठीक है। तो एक्सेप्शन हमें पता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बीच में है और फास्फोरस सल्फर के बीच में। अब बाकी सारे थर्ड पीरियड वाले हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, लेकिन ये फ्लोरीन और नियॉन सेकेंड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और उनमें से भी किसकी सबसे ज्यादा होगी बेटा, नियॉन की, क्योंकि नोबल गैस है। उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद यहां पर आ जाते हैं फास्फोरस और सल्फर में से फास्फोरस की ज्यादा, फिर आ जाएगा सल्फर। सल्फर के बाद क्या आ जाएगा बेटा, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कौन आ जाएगा बेटा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन आ जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन आ जाएगा बेटा, सोडियम। इनका IE1 का ऑर्डर हमने लिख दिया, क्लियर है, इनका IE1 का ऑर्डर लिख दिया। अब आप सिंपल जिसको जो नाम दिया था उससे वो नाम वापस ले लो। तो IE3 ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स क्या आ गया बेटा, सोडियम आपने किसको बोला, सोडियम आपने बोला एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम आपने किसको बोला, फास्फोरस को, मैग्नीशियम आपने किसको बोला, सिलिकॉन को, सिलिकॉन आपने किसको बोला, सल्फर को, सल्फर आपने किसको बोला, आर्गन को, फास्फोरस आपने किसको बोला, क्लोरीन को, फ्लोरीन आपने किसको बोला, सोडियम को, और नियॉन आपने किसको बोला, मैग्नीशियम को। दैट इज द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। एक बार जल्दी से आंसर मैच कर लो बेटा, जल्दी से आंसर मैच कर लो बेटा। क्लियर हो गया बेटा, बस सिंपल क्या किया, वन बिफोर और वन बिफोर। तो बस ये ध्यान रखना, IE1 पूछे तो ये बिफोर मत कर देना। बढ़े बेटा आगे, तो यहां से हमने आयनाइजेशन एनर्जी को कंप्लीट किया। तो आयनाइजेशन एनर्जी में एक तो ऑर्डर याद रखें, ऑर्डर के एक्सेप्शंस याद रखें, ठीक है। सेकंड क्या याद रखें, क्वेश्चन आ जाता है मेटल ऑक्साइड, मेटल क्लोराइड, मेटल फ्लोराइड, मेटल हाइड्राइड का फॉर्मूला पूछ लेगा जब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे देगा आपको मेटल की। इसका हम जब केवीडी खेलेंगे तो क्वेश्चन राउंड भी रखेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी के उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन IE2 तक पहुंच जाता है, IE3 तक पहुंच जाता है। अगर IE2 और IE3 का ऑर्डर सिर्फ दो एलिमेंट के बीच में पूछ रहा है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और 5 फैक्टर का ध्यान रखते हुए हम उनका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हैं। लेकिन अगर पूरे पीरियड का पूछ ले तब हम क्या करेंगे, तब हम इस ट्रिक को यूज करेंगे, क्लियर, तब हम इस ट्रिक को यूज करेंगे, क्लियर है। दैट इज द रीजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। उन 5 फैक्टर में से कोई अदर फैक्टर नहीं होता जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करे। सिंपल सा कल रामलाल पिंकी के एग्जाम्पल से हमने समझा था कि कैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अगर यहां तक ये चीजें क्लियर है, ठीक है, अगर यहां तक ये चीजें क्लियर हैं तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो था, जो इसमें पेंडिंग चल रहा था कि कार्बन फैमिली का क्या ऑर्डर आता है। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का कार्बन फैमिली का ये ऑर्डर है हमारे पास, क्या, लास्ट में एक्सेप्शन है। लास्ट में कहां पे एक्सेप्शन है बेटा, सिर्फ लेड और टिन के बीच में एक्सेप्शन है। रीजन अगेन स्क्रीनिंग इफेक्ट, रीजन अगेन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर जब हम 5th से 6th पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो 6th पीरियड से जस्ट पहले हमारे पास जो एलिमेंट्स आए हुए होते हैं वो होते हैं लैंथेनॉइड्स, और उसमें F ब्लॉक जो होता है, F सबशेल जो होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है, उसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती है। दैट इज द रीजन कि हमारे पास यहां पर कहे सीता जी सुनो प्रभु था तो प्रभु सुन हो गया, टिन की कंपैरेटिवली ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। रीजन वही बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। वो पॉइंट मैं रिपीट कर रही हूं बेटा, द बिगेस्ट जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयनाइजेशन एनर्जी। बिगेस्ट जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन निकला
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। दीज आर द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। और उन आयनाइजेशन एनर्जी का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहां देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और सबसे ज्यादा एनर्जी जहां देनी पड़ी वहां से हमें उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पे देखो बेटा, IE1 IE2 का डिफरेंस था 500 किलो जूल पर मोल। डिफरेंस है बेटा, प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, राइट। नेक्स्ट बेटा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस था 1700 किलो जूल पर मोल। अब जिसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, जिसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, उसका जो लोअर वैल्यू होगा n का, वो हमें दे देगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं तो वैलेंसी पता चल जाती है, वैलेंसी पता चल जाती है तो हम मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला भी बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, कल एक पॉइंट मैंने लिखवाया था और मैंने बोला था इस पॉइंट को थोड़ा सोचना, फिर हम कंपेयर करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती हैं? जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल NH2NP6। हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो मैंने बताया था जो स्टेबल है, जो कंप्लीटली फिल्ड है, वो ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता। अब देखो, आपकी क्लास में हर तरीके के बच्चे हैं, मानते हो नहीं मानते हो? आपकी क्लास में हर तरीके के बच्चे हैं। तो अब इस केस में क्या होगा? जो बच्चे स्टेबल हैं, जिनको पता है कि हमारा तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, आगे का सब सेट है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें हमारा करियर बनाना ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो तो भाई स्टेबल है, उनको पढ़ना लिखना है नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं स्पैमिंग। क्या करते हैं? स्पैमिंग करते हैं। चलो टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ना हमको है नहीं है, कंसंट्रेशन हमको रखना नहीं है। और जिन बच्चों को पता है कि हमें हमारा करियर खुद बनाना है, जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं स्टेबिलिटी होते हुए भी, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं रिएक्टिव। वो क्या करते हैं? हार्डवर्क करते हैं। वो क्या कहते हैं? मेहनत करते हैं। वो हर लेक्चर को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, नोट्स कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं। तो वो कैसे हुए? वो रिएक्टिव है। वो रिएक्टिव क्यों हुए? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। तो उन्होंने हमसे पढ़ा, हमसे पढ़े तो हमसे इंटरेक्ट हुआ, तो ये क्या हो रहा है? वो स्टेबिलिटी के लिए हमसे कनेक्टेड है। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते, जिनकी स्टेबिलिटी है, भाई बहुत पैसा है, पापा जी के पास कोई कमी नहीं है पैसे की, तो हमारा तो करियर सेट है, तो वो जो स्टेबल है वो पढ़ना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं? वो किसी से वो बस स्पैमिंग करते हैं। तो सेम उसी तरीके से बेटा, जो अपना एटम होता है, एटम के अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब वो ना कुछ देना चाहता ना कुछ लेना चाहता, अगर वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करना चाहता, और फिर भी हम उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मैं उन बच्चों के पीछे अगर जबरदस्ती पड़ जाऊं, चाहे वो स्पैमर्स क्यों ना हो, वो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन मैं जबरदस्ती पीछे पड़ जाऊं, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी उनको मेहनत करवाने के लिए। तो उसी तरीके से जो नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जो गैसेस होती हैं ये स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है। वो ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहते, फिर भी अगर हमें उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, वो होती है नोबल गैसेस की। क्या होती है बेटा? नोबल गैसेस की। तो सबसे ज्यादा उनकी होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और स्पैमर्स तो स्पेशली रिलेट कर पा रहे होंगे। एनर्जी देनी पड़ रही है ना मुझे, देख लो। आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं बेटा? जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ब्रैकेट में नोबल गैस आ जाती है, इधर आ जाता है NS1। अब अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना है? मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन इस नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना है। तो ऑब्वियसली सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी हुई? अल्कली मेटल्स की। पहला निकालने के बाद अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, पर जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगी तो वो नोबल गैस का होगा। कैसे? मैम एग्जांपल से समझाओ। बेटा सोडियम है, इट इज अ अल्कली मेटल। यहां पर मैंने उसका एटॉमिक नंबर लिखा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2
2p6 3s1। लेकिन बात हो रही है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोले तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये हो गया Na+। अब ये Na+ हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6। अब ये जो है ये स्टेबल है, इसने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जब अल्कली एटम में से निकालोगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा सबसे ज्यादा नोबल गैस की होती है, सेकेंड अल्कली मेटल्स की होती है, एंड थर्ड इज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं बेटा, ब्रैकेट में नोबल गैस होता है, और आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, NS2। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, उस आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जब हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब तीसरा किस में से निकाल रहे हो, तीसरा किस में से निकाल रहे हो, दैट इज स्टेबल गैस में से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से। तो सबसे ज्यादा एनर्जी IE3 में इनको देनी पड़ती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस, जल्दी से देख लो बेटा, पॉइंट्स पढ़ लो, अगर क्लियर है नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बड़े बेटा आगे, बड़े बेटा आगे। यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। बढ़ते बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल है, समझना बेटा ध्यान से, फिर भी कोई दिक्कत आएगी फिर से डिस्कस कर लेंगे। क्या क्वेश्चन है बेटा, सब लोग पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट, ठीक है भाई कैलकुलेट कर लेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, किसकी, ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड थी कन्वर्ट करने के लिए मैग्नीशियम को किसमें, Mg+2 में, और वो पूछ रहा है 6 मिलीग्राम मैग्नीशियम में। क्या कि 6 मिलीग्राम मैग्नीशियम को कन्वर्ट करना है Mg+2 में, तो टोटल कितनी आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बेटा इसमें एक चीज मिसिंग है, और वो जो चीज मिसिंग है वो मैं लिख देती हूं कि इसकी हमें IE1 और IE2 दे रखी है। क्या बेटा, IE1 और IE2 इसकी हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है, IE1 दे रखी है 120 किलो जूल, और ये हमें दे रखी है 240 किलो जूल। क्लियर है बेटा। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मैग्नीशियम को हमें कन्वर्ट करना है Mg+2 में। क्लियर, तो हमें ये पता है, हमें क्या पता है बेटा, ध्यान से देखना, कि जब Mg को एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा तो वो कन्वर्ट हुआ होगा Mg+ में, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, इसी मेटल में से जब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो वो क्या कहलाती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg+2 में। क्लियर। अब बेटा क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था, Mg+ की आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी थी, कितनी बेटा, 120 किलो जूल। Mg+ से Mg+2 की दे रखी थी 240 किलो जूल। क्लियर। अब हमें निकालना है कि अब ये एक ही मैग्नीशियम एटम है, तो एक मैग्नीशियम जो है वो जब Mg से Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है सीधा सीधा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी। और अगर एक मैग्नीशियम है, अगर हमारे पास एक मैग्नीशियम है तो उसका गिवन मास कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, अगर एटम की बात कर रहे हैं। अगर 1 मोल मैग्नीशियम है तो उसका गिवन मास कितना, जितना उसका एटॉमिक मास। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 24 ग्राम मैग्नीशियम को Mg+2 में कन्वर्ट करने के लिए
टोटल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है बेटा? 120 किलो जूल प्लस 240 किलो जूल। यहां से क्या आ जाएगा बेटा कि एक मैग्नीशियम को हमने Mg+2 बनाया तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटा? बताओ जल्दी से, प्लस करके कितना आ जाएगा यहां से? यहां से आ जाएगा हमारे पास 360 किलो जूल। लेकिन ये कितने ग्राम मैग्नीशियम का है बेटा? 24 ग्राम मैग्नीशियम का है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? 6 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम का। बताओ, बता देते हैं। तो अगर 24 ग्राम का इतना है तो बेटा 6 मिलीग्राम का कितना होगा? तो कितना आया था बेटा? 360 किलो जूल। बोले तो 10⁻³ इंटू जूल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा? 24 मल्टीप्लाई बाय 6 मिलीग्राम। 6 मिलीग्राम बोले तो 6 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो +3 से -3 कैंसल आउट हो गया। 6 4 24 हो गया। कितना आ गया बेटा? 90 जूल। क्या सबको ये न्यूमेरिकल क्लियर है एकदम? देख लो ध्यान से बेटा, क्या सबको ये न्यूमेरिकल क्लियर है एकदम? अगर क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्लियर है बेटा एकदम? सोनालिका यादव, मैम आप डाउट नहीं देखती हैं। अगर डाउट नहीं देखने होते तो मैं लाइव क्लास क्यों रखती बेटा? डाउट डिस्कस हो जाए साथ साथ, इसीलिए तो लाइव क्लास रखी है। ठीक है, रिकॉर्डेड कर लेंगे अगली बार से। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें क्योंकि कुछ बच्चे प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं नोट्स वगैरह के रिगार्डिंग। तो अब हम जिस दिन क्वेश्चन राउंड जो लाइव डाउट सेशन होता है वैसे ही रखेंगे। ठीक है, यस बेटा। बढ़े बेटा आगे की तरफ। यस बेटा, बात करते हैं। मैम मैं आपसे इंस्टा पे डाउट कैसे पूछूं? बेटा इंस्टा पे डाउट कैसे बताऊं? आप मुझे ये बता दो। क्लासेस ना लूं बेटा, मैं इंस्टा चलाऊं पहले क्लास के बीच में? मैं भी बन जाऊं बेटा स्पैमर्स की तरह? हाँ बेटा, क्लास में तो इंस्टा नहीं चलाऊंगी ना मैं क्लास में तो डाउट यहीं से देख के बताऊंगी ना बेटा, जो लाइव सेशन चल रहा है अपना। बेटा बहुत कम पॉसिबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस होते हैं तो एक साथ नहीं देखे जा सकते। जनरली बहुत कम डाउट्स मैं बता पाती हूँ वहां पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना कि मैम हमें इग्नोर कर रही है। मैम किसी को इग्नोर नहीं करती है बेटा, टाइम होता है तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ प्रॉब्लम्स। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझेंगे, सुनेंगे ध्यान से, रिलेट करेंगे, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए ना मुझे एक एग्जाम्पल चाहिए। अब उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये ले लिया, चलो ठीक है। ठीक है, अब मैं आपसे जो पूछूं वो सुनना, और उसके बाद बोर्ड पे तो देखना ही नहीं है अभी। ठीक है, तो मान लो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। मान लो ये क्या है, जो भी है, एक कैप है, मान लो ये कैप है। ठीक है, एक ढक्कन है। ठीक है, ये ढक्कन है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये कहां जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। अगर मैं इस कैप को छोड़ दूं तो ये कैप कहां जाएगा? जल्दी बताओ। ये कैमरे का लेंस लग रहा है। ओ भाई, ये गिर जाता अभी मेरे हाथ से। रुको, अभी कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, सब में ही कुछ ना कुछ रखा हुआ है, कुछ मिल जाए पैन का ढक्कन जैसा। चलो ये रख लेते हैं। ठीक है, ये सेल है हमारे पास। ठीक है, ये देखो बेटा ध्यान से, ये हमारे पास एक सेल है। जो भी है तुम तो मानकर चलो एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल को अगर हम छोड़ दूं, हम छोड़ दें तो ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? जल्दी बताओ। सबने कहा नीचे जाएगा। आधों को विश्वास नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं युगांडा जाएगा। तुम पहले युगांडा जाओ। ठीक है, तुम MBBS भी वहीं से करना। कहां जाएगा बेटा? नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो जल्दी से बताओ क्यों नीचे गया? जल्दी बताओ क्यों नीचे गया? जल्दी से बताओ। ग्रेविटी। फिजिक्स से बाहर आओ मेरे प्यारे नालायकों, फिजिक्स से थोड़ा बाहर आओ। ये नीचे गया क्योंकि कोई ना कोई फोर्स था। बात आपकी एकदम सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स था। फोर्स एकदम सही था। ठीक है, ये देखो ब्रांड देख रहे हैं, ड्यूरासेल। कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये सेल नीचे गया। ठीक है, क्यों गया? आपने कहा फोर्स है, अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन है इसका, इसके साथ एक तरीके का अट्रैक्शन है, तो ये नीचे गया। ठीक है, तो जब ये नीचे गया इस पार्टिकल की एनर्जी रिलीज हुई। अब मुझे इस सेल को इस
फैन पे भेजना है। ऊपर जो फैन लगा हुआ है ना बेटा, तुमको दिख नहीं रहा है, अब उसको मैं नीचे नहीं ला सकती, इसको मुझे आधे बच्चे बोल रहे हैं जादू जादू नहीं है ये नीचे ही जाएगा, ठीक है। अब मुझे इस सेल को ऊपर भेजना है बेटा, ऊपर वाले फैन पे भेजना है। तो अगर मुझे इसको ऊपर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपने आप उड़ के थोड़ी ना जाएगा, क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये ऊपर वाले फ्लोर पे जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। अगर मुझे इसे ऊपर भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, बस इतना ही है। अब सुनना ध्यान से कि आपने बोला जब ये नीचे गया तो अट्रैक्शन था, बोला नहीं बोला आप लोगों ने, था, और अट्रैक्शन था तो इस पार्टिकल की एनर्जी रिलीज हुई। इसका ऊपर वाले के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं था, तो इसको फिर भी अगर ऊपर वाले फ्लोर पे भेजना है तो क्या करा, एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है। तो बस अब ये जिसको आप सेल बोल रहे थे, इसको मानो इलेक्ट्रॉन, क्या मानो, इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्लोर है ना नीचे का, इसे मानो किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल, क्लियर। इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस आउटर मोस्ट शेल पे जोड़ना है, लेकर जाना है, ऐड करना है, तो इसको एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है। क्यों नहीं देनी पड़ रही, क्योंकि इसके साथ इसका अट्रैक्शन अच्छा है, इसकी अच्छे से अच्छी बनती है, इनकी एफिनिटी अच्छी है। और जब एफिनिटी अच्छी होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्लियर। वहीं पे जब इस इलेक्ट्रॉन का, मान लो आउटर मोस्ट शेल ऊपर वाला फ्लोर है, आउटर मोस्ट शेल ऊपर वाला फ्लोर है, और इस इलेक्ट्रॉन को अगर उधर जोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन को इस आउटर मोस्ट शेल में ऐड करने के लिए। तो क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड एंडोथर्मिक। तो जब इलेक्ट्रॉन की एटम के साथ एफिनिटी अच्छी नहीं होती, फिर भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो एनर्जी देनी पड़ती है। और अगर इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करना है और अट्रैक्शन अच्छा है तो एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी इज ऑल अबाउट हीट, हीट चेंज। तो जब एनर्जी देनी पड़ी तो एनर्जी देनी पड़ी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। और जब एफिनिटी अच्छी थी तो एनर्जी रिलीज हुई, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। सिंपल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हीट चेंज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दो प्रकार की होती है। एक पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। अब मैं डेफिनेशन लिखने जा रही हूं, सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से, और फिर से हम इस इलेक्ट्रॉन पे आ जाएंगे, ठीक है। इट इज the amount of energy required or released during addition of electron in the outermost shell of the isolated gaseous atom। तो यहां पे दो चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है बेटा, अंडरलाइन कर रही हूं, रिक्वायर्ड। क्या बेटा, रिक्वायर्ड। तो जब एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं रिक्वायर्ड, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसे कहते हैं रिलीज। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अगर एनर्जी देनी पड़े तो वो कहलाती है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और अगर एनर्जी रिलीज हो तो वो कहलाती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दो तरीके की होती है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कंफ्यूज मत होना, डेल्टा EGH से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देती हूँ बेटा, और लिख भी देती हूँ दैट
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इसका सिंबल होता है बेटा, दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी, दैट इज मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बिकॉज नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है कि एनर्जी देनी पड़ रही है। और जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ये साइन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो चीजें होती है बेटा। सो मैं यहां पे मेंशन कर देती हूँ ये चीज, दैट द साइन ऑफ electron gain enthalpy, electron gain enthalpy and electron affinity is opposite, but theoretically जो इनका मतलब होता है बेटा, जो इनका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, theoretically they are सेम। ये दोनों कैसे होते हैं बेटा थ्योरेटिकली, मीनिंग इज सेम, मीनिंग इज सेम। तो अब मैम पहले हमें आप समझाओ, या आपने जो नया वर्ड लिख दिया ना, जिसको आपने बोल दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होती है। सिंपल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल अबाउट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन था, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था जो आ रहा है एटम के अंदर, उसकी इसके साथ क्या थी, अच्छी दोस्ती थी, एफिनिटी अच्छी थी। एफिनिटी जितनी अच्छी थी, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। अट्रैक्शन जितना इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल से है, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, राइट। तो वही तो हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी अच्छी थी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल अबाउट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोथ आर, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। इट इज जस्ट लाइक हमने समझ गए यार आप लोग, इतना एग्जांपल काफी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल अबाउट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, अलग से डिफाइन कर देती हूँ बेटा, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये जो मैंने लिखा है दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है बेटा, नहीं अलग से लिखते नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल अबाउट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। क्लियर हो गया बेटा, इमेजिन कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो। अब वो जो सेल था, वो इलेक्ट्रॉन था, ऐड करना पड़ रहा है, अट्रैक्शन नहीं है, एफिनिटी नहीं है, तो एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये इसका यहां पर मतलब था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि हम एक एक की दोनों चीजों को रिलेट करते हैं, ठीक है, दोनों की वैल्यूज को रिलेट करते हैं। बेटा नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, यहां तक साथ साथ लिखना चाह रहे थे ना, यस। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी को मेजर करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। जल्दी से रिटन, बड़े बेटा आगे। हाँ जी, आज फ्राइडे, मुझे पता है रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये भी पता है। डन, ठीक है। अब मैं दोनों को अलग अलग डिफाइन कर देती हूँ। जो हमने बोला पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जब हमारा जो एटम है, जो भी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो और लेस टेंडेंसी, क्या, व्हेन देयर इज नो और लेस टेंडेंसी to add electron in the outermost shell, in the outermost shell of the isolated gaseous atom,
gaseous atom. And here energy is required. वहां पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. here energy is required to add electron in the atom. हमें वहां पर एनर्जी देनी पड़ रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. उसी तरीके से बेटा अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? बताओ जल्दी से, आप खुद डिफाइन कर लोगे, खुद डिफाइन कर लोगे. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है क्या है बेटा? इसका मतलब कि वहां पर एफिनिटी अच्छी है, टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वो क्या है? उतनी अच्छी है. तो हम क्या लिखेंगे बेटा? देयर इज गुड टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन in the outermost shell of the isolated gaseous atom. वहां पे क्या है बेटा? टेंडेंसी अच्छी है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए. तो यानी कि देर इज गुड एफिनिटी. तो एफिनिटी जितनी अच्छी होगी एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, और एनर्जी जितनी अच्छी नहीं होगी तो इस केस में क्या होता है बेटा? ऊपर वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. और ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा? एंडोथर्मिक होती है. उस केस में हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए. क्लियर? और यहां पर क्या होता है बेटा? यहां पर एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि एफिनिटी अच्छी है, डेल्टा EGH नेगेटिव होता है, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है. क्लियर? तो ये मतलब होता है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का. मान लो हमारे पास कोई भी एक एटम है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो वो क्या बन जाएगा? A-. तो ये क्या कहलाएगी? इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. इसमें हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी ये A-2 हो जाएगा. ये क्या कहलाएगी बेटा? इसकी ये कहलाएगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसमें हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो यह क्या हो जाएगा? A-3. क्या हो जाएगा? इसकी थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये क्या है? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्लियर? तो हमारे पास ये होती है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसको जैसे हम रिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिलेट करो, तो बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था? मैम आप गैसियस एटम क्यों लिख रहे हो? बेटा इनिशियली तो हम स्टार्ट गैसियस एटम से ही करते हैं ना. अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो या रिक्वायर्ड हो. तो दोनों में न्यूमेरिकली वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन साइन हमेशा अपोजिट होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये वो एनर्जी है जो एनर्जी रिलीज होगी. अब एक एग्जांपल से समझो, जो मैंने पॉइंट बोला है सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी. क्या बोला बेटा मैंने? कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन gain enthalpy of an element, electron gain enthalpy of an element numerically may be same. हम क्या बोल रहे हैं बेटा? कि इनकी जो न्यूमेरिकली वैल्यू होगी न्यूमेरिकली सेम, बट साइन इज
अपोजिट। मैम एग्जाम्पल से समझाओ, ये स्टेटमेंट हमको समझ नहीं आया। देखो बेटा एग्जाम्पल, मान लो एक एटम है आपके पास, वो एटम हमने ले लिया क्या, वो एटम हमने ले लिया सोडियम, और उस सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उस सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा Na+ और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमने लिखा डेल्टा H I, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आई वो इसकी दे रखी थी +5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दे रखी थी, +5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कौन सी एनर्जी है, इस सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी। और इसी Na+ में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, इसी Na+ में अगर मुझे यही इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम एटम बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जितनी यहां पर देनी पड़ी थी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो इनका सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है बेटा, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है। न्यूमेरिकली वैल्यू इनकी सेम हो सकती है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया बेटा, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन होता है बेटा किस किस के बीच में, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है अगर ये कोई एटम है, उस एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बेटा, दैट इज ये एटम है, ये उसकी आउटरमोस्ट शेल है, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो हीट चेंज होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब एफिनिटी अच्छी होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और पॉजिटिव कब होगा, जब एनर्जी देनी पड़ेगी, जब वो आना नहीं चाहता। राइट, यहां तक एकदम क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी तरीके का कंफ्यूजन मत रखना, दोनों एकदम डिफरेंट चीज है, आयनाइजेशन एनर्जी भी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी। मैम कल क्लास है क्या, क्यों कल कुछ अलग है क्या, सैटरडे क्लास होती है ना, तो बिल्कुल होगी क्लास, कल क्लास है, ठीक है, नो कंफ्यूजन। बड़े बेटा आगे, बड़े बेटा आगे, रिटन नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, देखेंगे ध्यान से। वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल अबाउट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, ये पॉइंट मैंने बता दिया। ये लगभग सेम होती है, लगभग सेम होती है। एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है 5/2 RT का, एक रिलेशन है इनके बीच में। क्या ये रिलेशन कभी पूछा गया है मैम, कभी नहीं पूछा गया, बट हमें याद रखना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से थोड़ी सी ज्यादा होती है बाय अमाउंट ऑफ 5/2 RT। कितने अमाउंट से बेटा, 5/2 RT से। तो देखो बेटा ध्यान से, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये बन गया A-। तो यहां पर जो EGH है ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी उस केस में। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है रिलीज्ड एनर्जी को। और उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो मैंने आपको बताया एफिनिटी अच्छी है, तो अगर हमारा कोई कंफर्मेशन टेस्ट आता है तो हम क्या कहते हैं, टेस्ट पॉजिटिव है। उसी तरीके से अगर अट्रैक्शन है, एफिनिटी अच्छी है, तो एफिनिटी इज पॉजिटिव। बट जब जब अट्रैक्शन अच्छा है, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होती है, तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज। क्लियर। तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हो रही है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सैटरडे क्लास नहीं होती, ऐसा होता है क्या, जो भी होता है मैं कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है, देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या फॉर्मूला है बेटा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
ये रिलेशन याद रखना बेटा, ए ई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लियर, और यहाँ पर आर रिप्रेजेंट कर रहा है गैस कांस्टेंट जो आप पढ़ते हो, क्लियर, टी यहाँ पर टेम्परेचर हो गया। तो ए ई बायोनस वाई बाई टू आर टी, इस रिलेशन पे कभी क्वेश्चन नहीं आया है ना कभी आएगा, इट इज जस्ट फॉर नॉलेज ओनली, ठीक है बेटा। यस, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और मे बी जीरो, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, नोट डाउन कर लो बेटा जल्दी से, ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ हाँ, जो बच्चे बोल रहे हैं ना सैटरडे क्लास नहीं होती, मैं एक बार अभी अमित सर से पूछती हूँ, और अगर उन्होंने बोल दिया सैटरडे क्लास होती है, फिर मैं सर को बताऊंगी सर आपके बच्चे झूठ भी बोलते हैं। यस बेटा, नोट डाउन कर लो जल्दी से, जल्दी से, जो लोग साथ साथ लिख रहे हैं स्पीड में, मुझे समझ नहीं आता नोट डाउन करते करते चैट कैसे लिख लेते हो तुम। करे बेटा, आगे की तरफ बढ़े। यस मैम, यस मैम, बढ़ो आगे, है ना, सैटरडे देख लेना मैम, आप ले सकती हैं मैम। Na प्लस एंड नियोन में से किसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? अरे सबर करो, अभी तो हम ऑर्डर पे पहुंचे ही नहीं है। चलो बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस पॉइंट को समझना बेटा, कतई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बताना चाह रहा है, मान लो एक एटम है, मान लो एक एटम है ऑक्सीजन एटम, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया O माइनस, और यहाँ पे जो एनर्जी थी डेल्टा EgH1, मान लो वो थी नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज देखो ध्यान से, इसमें जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी तो ये क्या कहलाएगा, O माइनस 2, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड जो होती है सबकी, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। मैम ऐसा क्यों होता है, आप में से ही कोई बताएगा इसका रीजन? जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो क्या हुआ उस केस में, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या चेंज आता है, साइज में क्या चेंज आता है, अब कंपैरेटिवली रिपल्जन होगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और जब रिपल्जन होता है, जब घर में झगड़े होते हैं, तो उस केस में जो स्टेबिलिटी अटेन हो रही थी वो स्टेबिलिटी अटेन ना होते हुए एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते टाइम एफिनिटी की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, अब वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। वेरी नाइस। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एटम की हमेशा पॉजिटिव होती है ड्यू टू रिपल्जन। किसकी वजह से बेटा, रिपल्जन की वजह से। नेक्स्ट बेटा ऑर्डर्स की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हमारे पास ये ऑर्डर है हाइड्रोजन को मिला के, दैट इज फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का। मैम ये ऑर्डर कैसे आया, लीना की रब से फरियाद, रेडियो एक्टिव के लिए हम कम ही बात करते हैं। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज क्या हो रहा है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ऐड करना क्या हो रहा है, इजी हो रहा है या टफ हो रहा है। अब फैक्टर सोचो, न्यूक्लियस से तो दूरियां बढ़ रही हैं, न्यूक्लियस से दूरियां बढ़ रही हैं तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम दिखा पा रहा है, अट्रैक्शन कम दिखा पा रहा है तो उस केस में तो एनर्जी कम रिलीज होगी। सबसे अच्छा अट्रैक्शन कौन शो करेगा, जनरली जब एटम का साइज छोटा होगा।
एटम का साइज छोटा होगा तो उस केस में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए वो अच्छी एफिनिटी दिखाएगा, अट्रैक्शन दिखाएगा, तो एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस बना रहा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी अच्छी एफिनिटी नहीं दिखा रहा, उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा, हमने तो फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो एनर्जी कंपैरेटिवली कम रिलीज होगी, राइट। तो इस केस में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एनर्जी कंपैरेटिवली कम रिलीज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं इन जनरल, दैट इज नॉट अ फैक्ट बेस्ड थिंग, इन जनरल जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? साइज। अब ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, इनमें 4 केसेस ऐसे हैं जो हमेशा कैसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं? पॉजिटिव। अब दिमाग की बत्तियों को जलाओ और सोचो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करने का मतलब क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करने का मतलब ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल के साथ, उस एटम के साथ कोई इस इलेक्ट्रॉन को कोई रखना नहीं चाह रहा, हमने फिर भी ऐड कराना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, राइट। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और नोबल गैसेस हमेशा पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव शो करते हैं, क्योंकि वो पहला इलेक्ट्रॉन भी नहीं रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? नाइट्रोजन की बात करते हैं, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, 2s2 2p3, जो स्टेबल है ना वो कुछ लेना चाहता ना वो कुछ देना चाहता। अब अगर उसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो नहीं लेना चाहता क्योंकि वो स्टेबल है, तो एनर्जी रिलीज तो होने से रही, एफिनिटी तो दिखाई नहीं रहा। अगर ये नाइट्रोजन एटम है, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए नाइट्रोजन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है, राइट। नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, NH2 NP6 स्टेबल है, नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, हम फिर भी देंगे, तो एनर्जी देनी पड़ी, रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। बेरिलियम मैग्नीशियम 1s2, राइट, हाफ फिल्ड है, s ऑर्बिटल बहुत क्लोज होता है न्यूक्लियस के, क्लियर, नहीं चाहता एक और इलेक्ट्रॉन लेना, हम फिर भी दे रहे हैं, तो फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में थम्स अप के साथ शो कर दो और बता दो हाँ क्लियर है मैम ये पॉइंट। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस शोज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यही पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, बिकॉज नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। काहे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी नहीं, इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, तो बिल्कुल हम तो फिर भी देंगे तो एनर्जी दो पहले। मतलब याद करो, वही रामलाल वही पिंकी, झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, अब क्या हुआ? रामलाल पिंकी को घर के अंदर आने ही नहीं दे रहा, घर के अंदर लाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वही अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन अच्छा होता तो एनर्जी रिलीज होती, लेकिन अट्रैक्शन अच्छा नहीं है, एफिनिटी अच्छी नहीं है, झगड़ा हो रखा है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको घर में लाने के लिए, राइट। बढ़ते बेटा आगे की तरफ। अमंग नोबल गैसेस में बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बड़े मजे से हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। नियॉन हैव मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब होना क्या चाहिए था? सिर्फ नोबल गैस की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ नोबल गैस की। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये जो नोबल गैस है सारे स्टेबल है, तो डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा था? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी, और ये देखते हुए हीलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। मानते हो नहीं मानते हो?
मानते हो नहीं मानते हो? सबसे ज्यादा हीलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी। क्यों भाई? कम से कम साइज तो छोटा है, न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ तो अट्रैक्शन दिखाएगा, बट पहले तो वो ठहरा स्टेबल। स्टेबल है तो ना लेना चाहता ना देना चाहता। तो सारी नोबल गैस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करती है, मतलब सब में ही अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन किसको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? क्या? किसको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? उसे सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। किसे सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? जहां रिपल्सन सबसे ज्यादा हो। मैम कौन से रिपल्सन की बात कर रहे हो? देखो बोर्ड पे, समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट को बाद में पढ़ना, पहले मैं जो समझा रही हूँ उधर देखना, ठीक है? ये रहा हीलियम। हीलियम का क्या हाल है भाई? ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा पहला शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये रहा नियोन। न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, 1s2 2s2 2p6। क्लियर? अब इस केस में इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, इस केस में इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, तो हम बोल रहे हैं कि किसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो होता क्या है, इसके इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? इसके पास इनर इलेक्ट्रॉन है 2। इसके पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इनर इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा? 10 इनर इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, क्या शो करेंगे? शील्डिंग इफेक्ट, रिपल्सन। ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को घर से बाहर निकालना चाहेंगे। ये 10 इनर शेल इलेक्ट्रॉन एक इनर इलेक्ट्रॉन को, एक आने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धक्का देंगे। तो भाई ये बताओ, 2 लोग बाहर की तरफ रिपेल करेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, या 10 लोग बाहर की तरफ धक्का देंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली 10 लोग, 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं, फिर भी हम उसे घर के अंदर लाना चाहते हैं, तो एनर्जी कहां ज्यादा देनी पड़ेगी? एनर्जी कहां ज्यादा देनी पड़ेगी? नियोन के लिए। दैट्स व्हाई ये नियोन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो शो करता ही करता है, लेकिन सबसे ज्यादा शो करता है, क्योंकि इसके इनर शेल इलेक्ट्रॉन इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। हीलियम बेचारे का साइज छोटा है और इनर शेल इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, तो 2 एक इलेक्ट्रॉन को कम अच्छे से धक्का मार पाएंगे, कम स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर पाएंगे। दैट्स व्हाई कंपैरेटिवली नियॉन का सबसे 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 ज्यादा होता है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे थम्स अप के साथ, जल्दी से बेटा। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? नियॉन का। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नियॉन की होती है, फिर आर्गन क्रिप्टन की लगभग बराबर होती है, देन ज़ेनॉन की होती है, देन रेडॉन की होती है, एंड देन हीलियम आता है। क्लियर हो गया बेटा? तो पढ़ेंगे अमंग नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के अंदर नियॉन हैव मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। भाई सारी नोबल गैसेस पॉजिटिव शो करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नियॉन। व्हाई? बिकॉज हीलियम हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हीलियम की सबसे कम, नियॉन की सबसे ज्यादा। काहे? बिकॉज ड्यू टू साइज प्लस शील्डिंग इफेक्ट। रीजन समझ में आ गया? पेपर हमें देना नहीं है तो ये रीजन है। दैट इज देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन हीलियम। हीलियम के इनर शेल इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 होते हैं टू शील्ड, दीवार खड़ी करने के लिए। लेस एफिशिएंसी देन 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियॉन। ध्यान से पढ़ लो, देख लो, समझ लो, फील कर लो, तब भी ना समझ आए तो एक बार जल्दी से पूछ लो। मैं नहीं बताने वाली क्योंकि फिर वापस रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? जल्दी से पढ़ लो बेटा। बड़े बच्चों आगे की तरफ अभी बताएंगे। मुस्कान जी बोल रहे फ्लोरीन क्लोरीन में भी एक्सेप्शन होता है ना? हाँ जी बच्चे, होता है, करेंगे डिस्कस, सब में एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे ना बेटा।
मिक्स नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस, अनुराग बोल रहे हैं, अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक बच्चा है शुरू से एक ही मैसेज स्पैम कर रहा है, लाइव चैट आ गई, लाइव चैट आ गई, क्या करें, नाचे? नालायक को पढ़ाई पे ध्यान दे लो बस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाइट्रोजन शोज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, मैम ने अभी कुछ ऐसा ही बताया था। ड्यू टू स्मॉल साइज, साइज छोटा है, एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बात करते हैं नाइट्रोजन एटम की। ये रहा नाइट्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? ब्रैकेट में आ जाता है हीलियम, और यहां आ गया 2s2 2p3। अब ये जो 2p के ऑर्बिटल होते हैं, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमेट्रिक होता है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबल होता है, स्टेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन फिर भी ऐड करना चाहोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट शोज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये ऑर्डर रिपीट हो गया बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट मेंबर रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बैंगन आलू गाजर इंथेला, नो एक्सेप्शन। कहे सीता जी सुनो प्रभु, एक्सेप्शन एक्सेप्शन है यहाँ पे ये नोबल गैसेस का डिस्कस हो गया, अब बाकियों का डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है s2np6, डेल्टा EGH जिसकी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, यस बेटा, ध्यान से देख लो, पहले एक बार देख लो, एक बार क्या लिखा हुआ है देख लो जल्दी से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सारे शो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करते हैं, ये भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं, तो ये इनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, ये इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है। ठीक है, अगेन बेटा 6 से 7 पीरियड की तरफ जाते हैं। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, रिपल्जन शो होता है, और यहाँ पर भी एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं, वो बाहर वाले आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, दैट इज द ऑर्डर। आर्गन इज इक्वल्स टू क्रिप्टन वाई। सबा जी पूछ रही हैं, बच्चे ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, कैलकुलेट करके एनर्जी मेजर की गई है। मैंने पहले भी बोला था कि इनऑर्गेनिक में जितने भी एक्सेप्शंस हैं, ऑल आर डेटा बेस्ड। हम एक्सेप्शन के रीजन के साथ उन्हें जस्टिफाई कर रहे हैं, दैट इज द रीजन। ये रीजन रहा होगा तो ऐसा हुआ। सुष्मिता जी बोल रहे हैं मैम का गला गया। मैम का गला नहीं गया बेटा, जिस दिन तुम्हारी क्लास में पहली क्लास थी उसी दिन मुझे कोल्ड स्टार्ट हुआ था, और वो भी चला आ रहा है, चलता रहेगा पता नहीं कब तक, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आई डिड नॉट सी योर नेम बट थैंक्स फॉर आंसरिंग फ्रेंड, आई डोंट नो। ठीक है, आपस में ही बातें चलती हैं यहाँ पे बच्चों की, ऐसा करोगे ना तो लाइव क्लास नहीं लेने वाली मैं। आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप देख लो बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होने वाला है। क्लियर, ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ऑक्सीजन फैमिली का है और ये हैलोजन फैमिली का है। लिख देती हूँ नहीं तो आधे घबरा जाएंगे। क्लियर, ये ऑक्सीजन फैमिली का है, रीजन समझा रही हूँ, घबराना मत। ये ऑक्सीजन फैमिली है जिन्हें चैल्कोजेंस बोलते हैं, फैमिटी कर दिया मैंने, फैमिली। और ये जो है बेटा हैलोजन फैमिली है। क्यों होता है, क्या होते हैं, सब समझो बेटा, ये हैलोजन फैमिली है। और अगर मैम दोनों को साथ में कंपेयर करें, अगर दोनों को साथ में कंपेयर करें तो बताऊं क्या ऑर्डर आएगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन। मैम ऐसा क्यों हुआ, अभी समझाते हैं बेटा, समझो ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा। देखो बेटा ऐसा क्यों हुआ, लाइन टेढ़ी हो गई। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या बेटा, इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली में जो ऑक्सीजन था ना बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम 2s2 2p4। क्लियर, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका साइज कैसा है बेटा, साइज स्मॉल है। साइज क्या है, स्मॉल है। इसका जो p ऑर्बिटल है, वो कैसा है, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल। मैम इसका मतलब नहीं समझ आया, समझा देते बेटा। देखो
साइज अगर छोटा है और तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, बात चल रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, क्लियर। तो अगर एक एटम का साइज छोटा है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी बहुत है, आप एक और इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, घर छोटा, लोग जोड़ना चाह रहे हो, तो क्या होंगे, रिपल्जन होंगे। रिपल्जन होंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, जो उसकी एफिनिटी अच्छी थी, तो एनर्जी रिलीज भी हो रही थी। बट घर में हो रहे झगड़ों की वजह से, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही थी। दो फैक्टर एक साथ वर्क कर रहे हैं। नंबर वन, मान लो -200 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो गई, और एब्जॉर्ब कितनी हो गई बेटा, +100 किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी रिलीज भी हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हुई, बट ओवरऑल तो एनर्जी फिर भी नेगेटिव आई। मतलब शो तो ऑक्सीजन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही करता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम एनर्जी रिलीज करता है। रीजन, साइज छोटा, एफिनिटी अच्छी दिखा रहा था तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन आते आते इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन हुआ, रिपल्जन की वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो रिलीज भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल रीजन की वजह से ऑक्सीजन एटम जो है शो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही करता है, लेकिन अपने पूरे ग्रुप के अंदर सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है, सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है। समझ आया ये पॉइंट जो मैंने बोला? पढ़ लो एक बार ध्यान से, जल्दी से पढ़ लो। मैम ये इलेक्ट्रॉन चाहता क्या है? घर छोटा हो तो आ नहीं पाता, घर बड़ा हो तो बट आराम से भी भाग जाता है। ऐसे ही होता है, घर ऐसे थोड़ी ना चलता है। आरिफा खान जी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, रीजन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब इस केस में साइज छोटा, कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक और रिपल्जन होगा, तो उस केस में एनर्जी जो रिलीज हो रही थी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो रिलीज भी हुई, एब्जॉर्ब भी हुई, लेकिन ओवरऑल रिलीज हुई। इसलिए ऑक्सीजन शो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही करता है, लेकिन अपने पूरे ग्रुप के अंदर सबसे कम एनर्जी रिलीज करता है। सेम रीजन होता है बेटा फ्लोरीन का। जो क्लोरीन और फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन जो होता है उसका साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5। एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो रिपल्जन होगा। साइज ऑलरेडी छोटा है बेटा, रिपल्जन अगर हो रहा है तो रिपल्जन की वजह से जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो जाएगा, तो उस केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इंक्रीज हो जाएगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इंक्रीज हो जाएगा तो जो रिलीज हो रही थी उनमें से थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, तो ओवरऑल तो फिर भी नेगेटिव आएगा, और ये हमारे पास ऑर्डर आएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूनियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन। क्लियर है एकदम? ये एक्सेप्शंस थे बेटा, हाइड्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, और ये उसके रीजन थे। लिख लो बेटा जल्दी से, बिल्कुल। एक क्वेश्चन करवाऊंगी बस, उसके बाद फ्री कर दूंगी, क्योंकि कल कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम 2 घंटे की क्लास बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, कितनी देर में आ जाओगे? जा सकते हो? हाँ फिर रुक जाओ, बस 5 मिनट की बात है। आज प्लेबैक पे देखना एक बार। यस सौरभ मिश्रा बेटा, एक बार आप देख लेना, वापस रिपीट नहीं करूंगी बेटा, बाकी बच्चों की दूसरी क्लास की भी तैयारी करनी है। नोट डाउन कर लिया बेटा? आई नो बेटा, 2 आवर क्या 3 आवर क्लास इज ऑल्सो ओके। ऐसी थोड़ी ना डॉक्टर बनते बेटा, मेहनत करनी पड़ती है, जहां रिक्वायर्ड है वहां रुकना पड़ता है, सब कुछ एक साथ खत्म नहीं होता है। एक क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा, आई नो ये क्वेश्चन,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नहीं है, ये एटॉमिक रेडियस का है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अच्छे से रिवाइज करना बेटा, ठीक है। और कल की क्लास में अच्छे से रिवाइज करना, सारे एक्सेप्शंस वगैरह सब कुछ, ठीक है। हाँ, अब जो हम रखेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास वो हम केवीडी रखेंगे, या फिर देखते कल क्या होता है, प्री प्लान नहीं है बेटा कुछ भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का समापन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पूरी चैप्टर का एक केवीडी रख लेंगे, तो पता भी चल जाएगा आप साथ साथ याद कर रहे हो या नहीं। चलो ठीक है, यस, थैंक यू महीम कुरैशी। जल्दी से इसका आंसर बता दो बेटा, नो हिंट, कुछ भी नहीं दूंगी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बट देखो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। यस, देखो बेटा, Which of the following is correct representation of atomic radius? आज हमने बहुत कम पढ़ा है बच्चों, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कर लूंगी। मैग्नीशियम Mg+2, एल्यूमिनियम Al+3। पहले तो ये बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, जल्दी से बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी? तो कैसे प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऐसे प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है यानी कि मैग्नीशियम का साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है। तो अब साथ में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कैटायन प्रेजेंट है, और कल ही पढ़ा था कैटायन का तो हमेशा कम होता है एनायन से। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस मैग्नीशियम की होगी, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम की होगी, एल्यूमिनियम के बाद होगी Mg+2 की, और Mg+2 के बाद होगी Al+3 की, राइट। रेडियस का ऑर्डर ये आएगा। अब हमें सबकी क्या रेडियस याद थोड़ी है, तो सबसे ज्यादा वाली रेडियस कौन सी दे रखी है, 200, यानी कि मैग्नीशियम की 200 पिकोमीटर है। एल्यूमिनियम की कितनी होगी बेटा, उससे सेकंड लास्ट 175 पिकोमीटर है। Mg+2 की कितनी होगी बेटा, 150 पिकोमीटर है। और Al+3 की कितनी है बेटा, 125 पिकोमीटर है। लेकिन हमसे ये भी नहीं पूछा था, हमसे सिर्फ ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर पूछा था तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पूछा था। सबसे पहले मैग्नीशियम लिखा हुआ है यानी कि सबसे आगे 200 होना चाहिए, उसके बाद Mg+2 लिखा हुआ है यानी उसके बाद 150 होना चाहिए, उसके बाद एल्यूमिनियम लिखा हुआ है उसके बाद 175 होना चाहिए, उसके बाद Al+3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 125 होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन 1। क्या क्लियर है सबको एकदम? तो आज की क्लास की कार्यवाही यहीं खत्म की जाती है। ये होता है बेटा, जब लिख लिख के पढ़ाओ ना तो आप खुद देख लो बेटा क्लास में कितना कम कवर हो पाता है, दुख होता है यार। क्लियर? कोई बात नहीं, करते रहेंगे, थोड़े टाइम बाद आप भी समझ जाओगे, फिर आप खुद बोल दोगे मैम इसको आप लिखा हुआ दे सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से बेटा रिवाइज करना, पढ़ते रहना, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे कल की क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ठीक है। रिवाइज करना बेटा अच्छे से, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सारे एक्सेप्शंस के साथ, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।